नमस्कार दोस्तों। कई लोगों से रिक्वेस्ट आ रही है कि सर थोड़ा क्वेश्चन आंसर सॉल्व करा दीजिए हमारे को। तो उसी के कनेक्शन में एक मुझे मिला है, किसी ने मुझे भेजा है, झांसी डिवीजन में एग्जाम हुआ है वेलफेयर इंस्पेक्टर का। डेट इसकी दिख रही है मेरे को 7 जनवरी को। अभी मेरे ख्याल से 4-5 दिन, आज 13 तारीख है ना, तो 4-5 दिन पहले हुआ है। तो मैंने कहा चलो इस पे थोड़ा सा हम डिस्कस कर लें। पेपर मुझे अच्छा लगा, थोड़ा सा हल्के फुल्के क्वेश्चन दिए इन्होंने। तो मुझे काफी पेपर मैंने सॉल्व किया तो काफी अच्छा लगा। तो मैंने कहा चलो इस पे थोड़े क्वेश्चंस, दो तीन, थोड़ा टाइम मिला, 2-3 पार्ट में बना दूं। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए सीधा मैं क्वेश्चंस पे आता हूँ मैं आपके। जैसे ही आपको मालूम 1/3 का नेगेटिव मार्किंग इसमें होता है, जितने भी कंप्लीट एग्जाम्स होते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें कि जब किसी कर्मचारी को प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जाता है तो उसकी सेवाएं प्रतिनियुक्त कार्यकाल के अंत में मूल विभाग के निपटान में रख दी जाती है। हालांकि जब प्रतिनियुक्ति के मूल कैडर में समय से पहले वापसी की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसकी सेवाएं उधार वाले विभाग को कम से कम इतने डैश महीने की अग्रिम सूचना के बाद वापस की जा सकती है संबंधित कर्मचारी को। यानी व्हेन एन एम्प्लॉय इज अपॉइंटेड ऑन डेपुटेशन, किसी कर्मचारी को डेपुटेशन में भेजा है, एंड हिज सर्विस आर प्लान्ड एट द डिस्पोजल ऑफ द पेरेंट डिपार्टमेंट एट द एंड ऑफ डेपुटेशन टेन्योर। यानी कोई भी कर्मचारी डेपुटेशन जाता है, डेपुटेशन में जो भी 5 साल 7 साल का जो टेन्योर होता है उसके एंड में ही जनरली भेजा जाता है। इसमें दूसरा एक आ गया था, लेकिन किसी वजह से अगर वापस करना पड़ रहा है, प्री मेच्योर रिपेट्रिएशन करना है, समय से पूर्व अगर किसी को वापस भेजना है तो उसके लिए कितने महीने का नोटिस देना पड़ेगा। तो इसके अंदर डेपुटेशन की जो हमारी पॉलिसी है उसका मैं पहला देख रहा था, 9 नंबर, प्री मेच्योर रिविजन ऑफ डेपुटेशन टू पेरेंट कैडर। प्री मेच्योर भेजना है, उसके लिए क्या नेम है? नॉर्मली व्हेन एम्प्लॉय इज अपॉइंटेड ऑन डेपुटेशन फॉरेन सर्विस, हिज सर्विसेज आर प्लेस्ड एट द डिस्पोजल ऑफ पेरेंट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट एट द एंड ऑफ टेन्योर। यानी कोई भी कर्मचारी को जो डिपुटेशन पे फॉरेन सर्विस में अपॉइंट किया जाता है तो नॉर्मली उसको वापस जो भेजा जाता है उसके डेपुटेशन के टेन्योर खत्म होने के बाद ही भेजा जाता है। However, as and when a situation arise for premature revision to the parent cadre of the deputation, लेकिन कई बार परिस्थिति ऐसी होती है, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है, तो कर्मचारी को प्रीमेच्योर समय से पूर्व वापस भेजने की जब बात आती है, तो इस सर्विस कुड बी सो रिटर्न आफ्टर गिविंग एडवांस नोटिस ऑफ एटलीस्ट 3 months टू द लैंडिंग मिनिस्ट्री। तो कम से कम 3 महीने का नोटिस जो भी मिनिस्ट्री है, कंसर्न मिनिस्ट्री है, लैंडिंग मिनिस्ट्री है, और प्लस एम्प्लॉय को, दोनों को 3 महीने का नोटिस का प्रोविजन दिया है। ये हमारा डेपुटेशन का जो लेटर है, मैं बता दूं आपको, 2010 का है। पूरा पॉलिसी इसमें से बताई हुई है। तो इसके हिसाब से जो हमारा पहला जो हो जाएगा हमारा, ये इसका 3 महीना सही हो जाएगा इसमें आंसर। आगे हम चलते हैं। फॉर अल्टरेशन ऑफ डेट ऑफ बर्थ ऑफ ग्रुप सी एम्प्लॉय एज पर शेड्यूल ऑफ पावर, हु इज द कंपेटेंट अथॉरिटी। कर्मचारी के जन्म परिवर्तन करने के लिए एसओपी के अनुसार कौन सक्षम प्राधिकारी है? तो आप एसओपी 2018 के देखेंगे तो उसमें सीपीओ सब दिखेंगे। पीसीपीओ इज द कंपेटेंट अथॉरिटी हु कैन अल्टर द डेट ऑफ बर्थ, ये हमारा इसमें लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा फॉर द पोस्ट ऑफ स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर इन लेवल 6। एक मैं बता दूं, जितना भी ये वाला अच्छा क्वेश्चन पूछा है, जब हम वेलफेयर इंस्पेक्टर का हम एग्जाम दे रहे हैं, इवन जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं, स्पेशली पर्सनल डिपार्टमेंट के लोग, उनको मैक्सिमम जितनी भी एबीसी में कितने परसेंट होते हैं डीआर कोटा, जैसे स्टेशन मास्टर है, टीसी है, क्लर्क का स्पेशली क्लरिकल कैडर ओएस में कितना परसेंटेज डीआर कोटा, कितना प्रमोशनल कोटा है, कितना एलडीसी कोटा है, ये मेरे ख्याल से याद होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन मेरे हिसाब से डाले जाना चाहिए। तो डब्ल्यूआई के लिए बता दूं, मैं पहले ये रूल था 50% जो था वो सीनियर क्लर्क से आते थे 3 साल की सर्विस के बाद। 50% जो था बाहर से एक्स कैडर टाइप का होता था, यानी किसी भी डिपार्टमेंट का आदमी जो है वो आ सकता था 42 से बिलो वाला जो भी कोई होगा। और उसको जो बाहर से जो 50% लिया जाता था उसमें पार्टीशन कर दिया है 35 एंड 15। 35%, अब बाहर से जितने भी अभी एग्जाम जो हुआ है, जितने लोग बैठे हैं, ये 35% कोटा है। यानी जितने भी सभी डिपार्टमेंट के एक्सेप्ट अकाउंट्स और आरपीएफ को छोड़ के जितने भी रेलेवेंट डिपार्टमेंट है, उनकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ग्रुप डी 1900 2000 2400, यानी बिलो 4200 सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। वो 35% कोटा है। जो 15% कोटा है वो एक नया प्रोविजन किया है स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर में, जो है डीआर कोटा, आरआरबी से बंदा आता है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा हमारा 15 हो जाएगा। डायरेक्ट कोटा जो है, इसमें डायरेक्ट कोटा की बात की है इसमें, तो ये हमारा इसमें 15% ए हो जाएगा इसमें।
और अगर यही क्वेश्चन को घुमा दिया जाए कि एक्स कैडर की तरफ से यानी बाहर से अलग अलग डिपार्टमेंट से जो लोग आते हैं उनके लिए कितना परसेंटेज है, तब 35% हो जाएगा। और सीनियर क्लर्क से जितने लोग आते हैं पर्सनल डिपार्टमेंट के सीनियर क्लर्क से जो भर्ती होती है उसका कितना परसेंटेज है, तो उसका 50% हो जाएगा। यानी यही आंसर जो है इसमें 3 क्वेश्चन बनते हैं। चौथा क्वेश्चन है ऑन वेरिफिकेशन थ्रू द डिस्ट्रिक्ट Magistrate, if the caste certificate produced by the ST/ST OBC candidate is revealed false, service of such candidate would liable to be जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से सत्यापन करने पर यदि अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत जाति प्रमाण पत्र गलत पाया जाता है तो ऐसा उम्मीदवार की सेवाएं। तो नॉर्मल इसमें इश्यू आता है कि सस्पेंशन तो ठीक है, एविक्शन है, लेकिन टर्मिनेट करना है कि पनिशमेंट अंडर डीआर करना है। तो जनरली डीआर में हम पनिशमेंट तभी करते हैं जो वाइल इन सर्विस यानी एक बार नौकरी ज्वाइन करने के बाद कोई गलती करता है, रेलवे के कोई रूल का वायलेशन करता है, तो हम उसमें डीआर लगाते हैं। लेकिन जो सर्टिफिकेट के बेस में जो जिसकी एंट्री ही गलत बेस पे हुई, तो उसमें प्रोविजन बताया गया है कि आपको शो कॉज नोटिस देके सीधा उसको टर्मिनेट करना हो, शायद हम अंडरटेकिंग भी लेते हैं उसके अंदर। तो इसमें जो आंसर होगा मेरे हिसाब से ए इसमें हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन 5 है रेलवे कर्मचारी हित निधि के धन के स्रोत क्या है? व्हाट द सोर्सेज ऑफ फंड ऑफ स्टाफ बेनिफिट फंड इन रेलवेज आर? क्या क्या सोर्सेज हैं इसमें बता दूं। ये एसबीएफ का मास्टर सर्कुलर है जिसमें कहा गया एसबीएफ क्रेडिट विथ एनुअल ग्रांट ऑफ ऑन द 1 of each financial year from the railways revenue as per capita basis on the sanction state। तो रेलवे में जो भी सैंक्शन स्टेट होगी, जिस भी जोनल रेलवे में होगा, उसका जो पर कैपिटा 800 रुपये दिया जाता है। यहाँ पे 800 रुपये, ये यहाँ लिखा हुआ 800 रुपये पर कैपिटा कंट्रीब्यूशन टू एसबीएफ इन रिगार्ड टू द वेरियस एक्टिविटी रेफर टू पैरा टू अबाउट 800 रुपीज। तो हाँ, प्रति व्यक्ति 800 रुपये का जो अनुदान दिया जाता है रेलवे बोर्ड द्वारा, जितना भी कैडर है आपको 1 तारीख को 1 अप्रैल को उस फाइनेंशियल ईयर में। इसके अलावा ऑल रिसिप्ट ऑफ फाइन, जुर्माने से प्राप्त सभी रसीदें, 50% ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द रेस्पेक्टिव रेलवे ऑन ग्रांट और स्कॉलरशिप में जो पिछले साल उन्होंने खर्चा किया उसके ऊपर 50% मिलता है। अनपेड वेजेस बियॉन्ड 3 ईयर्स, 3 वर्ष से पुरानी जो भुगतान नहीं हुई पे उनका है। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा था, इन्होंने बोला था ऑल रिसिप्ट ऑफ फाइन, ये आ ही गया है। ऑल रिसिप्ट ऑफ प्रोविडेंट फंड में जमा जब, तो ये जो एक एनुअल ग्रांट है तो ये इसमें ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा, इसमें उपरोक्त सभी आ जाएगा। और ये जो मैं बता ही चुका हूँ, व्हाट इज द करंट पर कैपिटा एलोकेशन, अभी जो बताया थोड़ी देर पहले 800 रुपये है। ये सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। कर्मचारी हित निधि के प्रबंधन रेलवे के मुख्यालय पर एक समिति द्वारा किया जाता है जिसमें प्रत्येक मान्यता प्राप्त यूनियनों के सदस्य होते हैं। मैनेजमेंट ऑफ एसबीएफ एट हेडक्वार्टर ऑफ द रेलवे विल बी मैनेज बाय कमिटी इन विच डैश नंबर आर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनियन आर टू बी इक्वली डिवाइडेड अमंग्स द रिकॉग्नाइज्ड यूनियन। ये मैं आपको इसमें भी जरा मैं दिखा दूंगा आपको यूनियन का जो बात कही है इन्होंने। ये हमारा मैनेजमेंट कमिटी बता दी। देखिए यहाँ पे मैनेजमेंट ऑफ फंड है। द फंड शैल बी मैनेज बाय कमिटी एट द हेडक्वार्टर रेलवे प्रिसाइड ओवर द सीपीओ। तो सीएसबीएफ को प्रिसाइड ओवर करेंगे बाय सीपीओ। उसके अलावा ये मेंबर हो जाएंगे अदर सीपीओ, चीफ मेडिकल ऑफिसर, एडिशनल इंजीनियर, वेलफेयर ऑफिसर टू बी नोमिनेटेड बाय जनरल मैनेजर। यहाँ लिखा हुआ है 6 मेंबर फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनियन टू बी इक्वली डिवाइडेड अमंग्स द रिकॉग्नाइज यूनियन। तो ये जो सीएसबीएफ में वहाँ 6 मेंबर होते हैं। लोकल एसबीएफ की जब बात करेंगे तो 2 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ईच रिकॉग्नाइजेशन। दोनों क्वेश्चन बनते हैं आपको। सीएसबीएफ में 6 यानी 3-3 हो गए दोनों यूनियन के, और यहाँ पर 2 होते हैं। और इसके अलावा 1 रिप्रेजेंटेटिव ईच फॉर एससी एसटी का भी एक होगा, एक ओबीसी का भी होगा। तो ये बता दो डिवीजन में। और यहाँ पर भी 1 रिप्रेजेंटेटिव ईच फॉर एससी एसटी एंड ओबीसी। यानी हेडक्वार्टर लेवल पे जो कमेटी होगी इसमें 6 मेंबर होंगे, यानी दोनों यूनियन से 3-3 प्लस 6 प्लस एससी एसटी का एक और एक ओबीसी का एक होगा। और डिवीजन के अंदर दो दो दोनों इनके होंगे और एससी एसटी ओबीसी का एक होगा। तो ये मैं जस्ट मैंने कहा बता दूं आपको जानकारी के लिए। तो इसमें आंसर जो हो जाएगा वो 6 हो जाएगा आंसर। If the chairman of SBF disagree with the majority of committee as regard financial propriety of the expenditure from the fund, he shall refer the matter to।
किसको रेफर किया जाएगा अगर डिस्प्यूट्स हैं, तो इसका भी मैंने एसबीओ में ही देख रहा था मैं लास्ट में यहाँ पर। ये देखिए, इफ द चेयरमैन डिसएग्री विद द मेजोरिटी ऑफ कमिटी एज रिगार्ड फाइनेंशियल प्रॉपर्टी, ये सब बात अगर इन मामलों में अगर एग्री नहीं कर रहे हैं तो लिखा वेदर कॉन्फ्लिक्ट विद द रिकॉग्नाइज पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट और रेलवे, ही शैल रेफर द मैटर टू जनरल मैनेजर हुज डिसीजन इन द मैटर शैल बी फाइनल। ये मास्टर सर्कुलर, एक मैं बात बोल दूं आपको कि वेलफेयर इंस्पेक्टर का आप एग्जाम देने जा रहे हैं और एपीओ का एग्जाम देने जा रहे हैं, अभी जैसे एपीओ एग्जाम है, तो एसबीएफ का जो मास्टर सर्कुलर है वो जरूर पढ़िए। उसमें पूरी उम्मीद है कि एक दो क्वेश्चन जरूर आएंगे हर इसमें। इसमें आप देखिए काफी सारे क्वेश्चन कवर किए हैं, तो एसबीएफ का जो मास्टर सर्कुलर है उसके अंदर ऑब्जेक्टिव में बहुत क्वेश्चन बनते हैं, और उसको समझने की रटिए मत, क्यों कंफ्यूज हो जाएंगे कि मेंबर्स कितने, 6 हैं कि 4 हैं, 3 हैं, क्यों लिखा घुमा के लिखा हुआ है कि 6 मेंबर जो है हेडक्वार्टर में ईच करके इस चलेगा, तो उसमें आपको 3 दिन आता है, तो इन किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको। तो इसमें जितने भी चीजें हैं ये एक एक चीज को पढ़िए समझिए, तो अच्छा सा क्वेश्चन हो जाएगा आपका। तो इसमें हम आंसर करते हैं जनरल नॉलेज कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है सेंट्रल एसबीएफ कमिटी। देखिए एसबीएफ में कितने सारे क्वेश्चन आए हैं इसमें। सेंट्रल एसबीएफ कमिटी इन वेरियस जोनल रेलवे टू reappropriate fund not exceeding 25% of the amongst different head activity under SBF except following। विभिन्न क्षेत्रीय रेलवे उत्पादन इकाई उत्पादन इत्यादि में कार्यशील केंद्रीय कर्मचारी हित निधि समितियों एसबीएफ को निधियों के पुनर्वितरण के लिए शक्तियां प्रत्यार्जित की गई है जो निम्नलिखित में से किस गतिविधि को छोड़कर विभिन्न गतिविधियों के तहत शीर्ष में 25% से अधिक नहीं होगी। यानी रीएप्रोप्रिएशन क्या होता है पहले बता दूं। पुनर्विजन मतलब ये था कि आपने एसबीएफ का जब पढ़ेंगे तो आपको बताया हुआ है कि 800 रुपए में पर कैपिटा हर हेड में कितना कितना अमाउंट देना है। तो वो अमाउंट जो फिक्स पर्टिकुलर एक हेड में दिया है तो आपको उसी हेड में खर्च करना है, लेकिन रेलवे बोर्ड बोला किसी वजह से आप उस पर्टिकुलर हेड में खर्च नहीं कर सकते तो उस हेड का पैसा निकाल के कहीं और खर्च करते हैं। इसको बोलते हैं रीअप्रोप्रिएशन, ये पुनर्वियोजन। तो उसमें रेलवे बोर्ड ने बताया कि नॉर्मली कहीं में 25% है, बीच में कोरोना में 100% रिप्रोप्रिएशन अलाउ किया था, तो 25% कर सकती है, लेकिन किन में नहीं कर सकती ये पूछा गया है। तो इसके अंदर भी आप जब जाएंगे रीअप्रोप्रिएशन की फाइल में, इसी में एसबीएफ में जाएंगे तो इसमें वो मिलेगा आपको मेरे ख्याल से। Member should be elected। ये रहा रीअप्रोप्रिएशन वर्ड लिखा हुआ है। अब देखिए सेंटर एसबीएफ सीएसबीएफ फंक्शनिंग इन द वेरियस जोनल रेलवे हैव बीन एम्पावर्ड टू रीअप्रोप्रिएशन फंड नॉट एक्सीडिंग 25% अमाउंट अमंग डिफरेंट हेड एक्टिविटी अंडर एसबीएफ एक्सेप्ट, मतलब इन सब में कर सकती है लेकिन इनको छोड़ के, एक्सेप्ट एजुकेशन स्पोर्ट्स एक्टिविटी एंड स्काउट एक्टिविटी, तीनों चीजें उसमें बताई हुई है। तो यहाँ ये तीनों चीजें ये बताई हुई है, एजुकेशन स्पोर्ट्स एंड अकाउंट स्काउट, तो ये हमारे इसमें डी आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा जो पैरा है इसके अंदर ये पांचवा पैरा है। तो इसमें काफी सारे जैसे मैंने बताया क्वेश्चंस जो है वो हैं इसमें। तो आप एसबीएफ का मास्टर शुक्ल में से काफी क्वेश्चन उठाए हुए हैं। मैनेजमेंट ऑफ सीएसबी फंड एट हेडक्वार्टर लेवल ऑफ जोनल वे इज मैनेज बाय कमिटी प्रिसाइड ओवर बाय द विच ऑफिशियल, मैंने पढ़ के बताया था प्रिसाइड ओवर जो होंगे वो सीपीओ होंगे इसमें, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन आएगा इसमें, the provision of Section 46 of the Factory Act 1948 imposes statutory obligation on the railway administration to set up canteens in railway establishment where number of employees are more than। तो फैक्ट्री अधिनियम की धारा 46 बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये सबको याद होना चाहिए, बार बार पूछा जाता है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि किसी भी इंडस्ट्री जो भी स्टेब्लिशमेंट है हमारे रेलवे में वर्कशॉप वगैरह आते हैं वहां पर कैंटीन जो है स्टेट्यूटरी ऑब्लिगेशन है, तो उसमें कितने मिनिमम कर्मचारी होंगे, तो कैंटीन कंपलसरी है, मैंडेटरी है, तो उसके लिए बता कई बार क्वेश्चन आ चुका है, इसमें 250 इसका आंसर हो जाएगा। सीपी ग्राम इज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवेलेबल टू द सिटीजन। सीपी ग्राम जो है वो क्या है, इसमें ऑप्शन में बताया 24/7 टू लॉज देयर ग्रीवेंसेस टू द पब्लिक अथॉरिटी ऑन एनी सब्जेक्ट related to service delivery। It is a single portal connected to the all ministry department government of India states। Every ministry state have role based access to the system all above।
सेवा वितरण से संबंधित किसी भी विषय पर सार्वजनिक अधिकारियों को अपनी शिकायत देना, मतलब ये एक पोर्टल है सीपी ग्राम, जैसे हमारे निवारण पोर्टल है, कई तरह के ग्रीवेंसेस रिलेशन पोर्टल है। तो उसके अंदर सीपी ग्राम एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एक फॉर्मेट है, जिसमें कोई भी कर्मचारी सेंट्रल जो सीपी ग्राम में कंप्लेंट डालता है अपनी सर्विस रिलेटेड, जो उसमें शिकायत होती है, तो वो पोर्टल से जिस जिस बंदा जिस भी मिनिस्ट्री जिस भी डिपार्टमेंट का है वहां उसको भेजी जाती है। तो इसमें तीनों बातें सही हैं कि सेवा वितरण संबंधी किसी भी विषय पर सार्वजनिक अधिकारी अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। 24/7 है, ऑनलाइन है ये। और यह भारत सरकार के और सभी राज्यों के सभी मंत्रालय और विभाग से जुड़ा हुआ बिल्कुल सही है। और प्रत्येक मंत्रालय राज्य की इस प्रणाली तक भूमिका आधारित पहुंचे है, यानी इसमें सभी की सभी चीज होती है। सीपी ग्राम का पोर्टल के बारे में जो बातें हैं, इन्होंने तीनों बातें इसमें कवर की, और ये सभी पे लागू होगी। तो इसमें भी उपरोक्त सभी आएगा इसमें आंसर। फैक्ट्री अधिनियम की धारा 48 के अनुसार किशोर कौन है? ये इसमें बता दूं, मैंने निकाला है कि अकॉर्डिंग टू फैक्ट्री एक्ट 1914, ए चाइल्ड एज ए पर्सन हु हैज कंप्लीटेड हिज 15 years of age but has not completed his 18 years of age are known as adolescents according to the act, and adolescent is only allowed to work in factory between 6 a.m. to 7 p.m. फैक्ट्री अधिनियम 1948 के अनुसार एक बच्चा जिसने 15 वर्ष की आयु पूरी कर ली, यानी कोई भी बच्चा है वो 15 वर्ष से ज्यादा है और 18 से कम है, उसको एडोलसेंस कहते हैं। उसका टाइमिंग काम करने का सुबह 6 से शाम को 7। तो इसकी आधार पे हम देखेंगे तो हमारा जो सी सही हो जाएगा। As per the Industrial Dispute Act 1947, industrial pieces is secured through voluntary dash and compulsory। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अनुसार औद्योगिक शांति स्वैच्छिक डैश एंड अनिवार्य डैश के माध्यम से सुरक्षित की जाती है। ऑप्शन है आपके समझौता और मध्यस्थता, न्याय निर्णय और मध्यस्थता, बातचीत और मध्यस्थता एंड बातचीत और निर्णय। इंग्लिश में कॉम्प्रोमाइज एंड आर्बिट्रेशन, एडजुडिकेशन एंड आर्बिट्रेशन, नेगोशिएशन एंड आर्बिट्रेशन एंड नेगोशिएशन एंड एडजुडिकेशन। इसके बारे में भी मैंने निकाला है क्वेश्चन नंबर 14। The role provides speedy remedy for industrial dispute by compulsory reference of dispute to conciliation and adjudication, by making the award of adjudicated legally binding on parties, by prohibiting strikes and lockout during the pendency of conciliation and arbitrary proceeding। यह नियम विवादों को सुलह या न्याय निर्णय के लिए अनिवार्य रूप से संदर्भित करके न्याय निर्णयों के निर्णय को पक्षों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाकर सुलह या मध्यस्थता कार्रवाई के लंबित रहने के दौरान हड़ताल तालाबंदी पे रोक लगाकर औद्योगिक विवादों के लिए त्वरित उपचार करता है। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट आईडी एक्ट क्या है? तो आईडी एक्ट मतलब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, कोई भी इंडस्ट्री में अपने पुराने वीडियो में बता चुका हूँ कि डिस्प्यूट जो होता है कोई भी दो इंसानों के बीच में, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, भाई बहन हो, कोई इंडस्ट्री हो, पड़ोसी हो, कभी दो इंसान मिलते हैं तो उसमें झगड़ा हो सकता है। लेकिन आईडी एक्ट में जो बताया था मैंने कि एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के बीच में जो विवाद होता है उसको आईडी में लेते हैं, और इसके अलावा को नहीं लेते हैं। तो उसमें डिस्प्यूट होने की जैसे बताया, कोई भी दो इंसान है तो जो भी सर्विस कंडीशन है या दूसरी कंडीशन को लेके इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो सकता है। तो क्यों आईडी एक्ट बना है? ताकि वो हड़ताल पे लोग ना जाए, या जो उसका एम्प्लॉयर है वो तालाबंदी ना कर पाए, जिससे एम्प्लॉय को भी नुकसान होगा, एम्प्लॉयर को भी नुकसान हो, देश का भी नुकसान हो जाए। उसके लिए ये कॉन्सिलेशन एंड एडजुडिकेशन प्रोसीजर रखा हुआ है। कॉन्सिलेशन जो होता है उस नेगोशिएशन का ही पार्ट है, सिनोनिम्स बोलते हैं, पर्यायवाची शब्द है। तो इसमें नेगोशिएशन एंड एडजुडिकेशन हो जाएगा इसमें। यहाँ जो निर्णय की जगह न्याय निर्णय आना चाहिए इसके अंदर, ये सही है यहाँ पर। तो 14 का आंसर डी हो जाएगा। 15 हम चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मशीनरी फॉर सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अंडर द इंडस्ट्रियल एक्ट 1947। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक अधिनियम 1947 के तहत औद्योगिक विवादों को निपटाने के लिए एक मशीनरी नहीं है? जो मशीनरीज बनाई है इसके अंदर, क्या क्या मशीनरी, हम पहले मशीनरीज देख लें। ये है हमारे ऑथराइज अंडर दिस एक्ट। तो जो वर्कमैन सॉरी आईडी एक्ट के अंदर जो मशीनरी है जो किसी भी विवाद को रोकने के लिए बनाया जाता है, उसके लिए कौन कौन होते हैं? वर्क्स कमेटी, कॉन्सुलेशन ऑफिसर, बोर्ड ऑफ कॉन्सुलेशन, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, लेबर कोर्ट, ट्रिब्यूनल्स, नेशनल ट्रिब्यूनल, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ कोर्ट लेवल। इस तरह की बातें सारी सारी बताइए जो बातें आती हैं। तो इसके अंदर जो हमारा क्वेश्चन है उसके अंदर ऑप्शन जो दिए, कॉन्सुलेशन ऑफिसर होता ही है, ये होता है, बोर्ड कॉन्सुलेशन होता है, लेबर कोर्ट होता है।
कलेक्टिव बार्गेनिंग जो होती है वो अनफेयर, ये भी आपको जो है आईडी एक्ट में दिखेगा, लेकिन ये होता है अनफेयर लेबर प्रैक्टिस, यानी जो कि अनफेयर है, जो कोई भी कर्मचारी अनफेयर लेबर प्रैक्टिस जो होती है आईडी एक्ट के अंदर दो तरह से होती है। गैर कानूनी या गलत तरह का जो इस्तेमाल करना है, एक तो एम्प्लॉयर के पार्ट में होता है कि वो ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। ऐसे ही एम्प्लॉय के पार्ट में लंबी लिस्ट है, कभी इस पे मैं वीडियो बनाऊंगा कि अनफेयर प्रैक्टिस क्या क्या होती है, जो कि न तो लेबर को करना है न एम्प्लॉयर को करना है। तो उसी में एक कलेक्टिव बार्गेनिंग आती है अनफेयर, तो ये उसके पार्ट नहीं है, सेटलमेंट के इस मामले में नहीं आता है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16। अधिनियम 1936 के वेतन भुगतान का विनियमन किससे संबंधित है? द रेगुलेशन ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 आर रिलेटेड टू द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस मस्ट बी पेड विद इन द टाइम पीरियड। तो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है, उसका जो स्प्लिट है, जो फंडामेंटल जो बुनियादी बातें हैं वो है कि जो पेमेंट है वेजेस कितने दिन में करना है, 7 दिन 10 दिन है। तो उसके अंदर करना है आपको 7 या 10 दिन के अंदर। उसके अलावा क्या क्या मैंडेटरी डिडक्शन होंगे, फाइन्स किस तरह के लिए जाएंगे और किस तरह के बाकी डिडक्शन क्या होंगे, क्या जुर्माने होंगे, ये सब बातें कही हैं, तो इसमें ए और बी दोनों हो जाएगा। या हिंदी में मुझे लगता है दोनों कॉमन एक ही कर दिया है, यहाँ का एक ही चीज को रिपीट कर दिया, ए और बी एक ही रिपीट कर दिया इन लोगों ने, शायद सेकंड पार्ट का हिंदी का मिसिंग है, तो यहाँ पे ये दोनों हो जाएंगे, तो बोथ ए एंड बी आंसर सही हो जाएगा इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 17 जो है, अकॉर्डिंग टू पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1913 अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इन केस ऑफ रेलवे। वेतन भुगतान अधिनियम 1936 के अनुसार रेलवे के मामले में उचित सरकार कौन है? इसका भी मैंने निकाला है। According to Section 1 of Act, appropriate government means the central government in relation to railways, air transport service and mines and official all fields. The state government in relation to other cases. अधिनियम की धारा 2(i) के अनुसार उपयुक्त सरकार का अर्थ है रेलवे, हवाई परिवहन सेवा, खदानों और तेल के संबंध में केंद्र सरकार, मतलब सिर्फ रेलवे नहीं है, इसके अलावा एयर ट्रांसपोर्ट है, माइंस है, ऑयल फील्ड भी है, और अन्य सभी में राज्य सरकार है। तो इसके अंदर मैं बता दूं आपको, हमारा केंद्र सरकार इसमें सही आंसर हो जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 18 है, एज पर द फैक्ट्री एक्ट 1948 अ क्रैश इज टू बी प्रोवाइडेड इफ डैश और मोर एम्प्लॉय आर वर्किंग। क्रैश में कितने लोग होने चाहिए? इसके लिए जो नियम है, 30 से अधिक वर्कर होने चाहिए फैक्ट्री एक्ट के हिसाब से। जहाँ 30 से अधिक महिलाएं कार्यरत हैं वहाँ 6 वर्ष से कम उम्र में बच्चों को रखने के लिए, तो उम्र जो बच्चों की है वो 6 वर्ष से कम होगी, उनके लिए क्रैश होगा। तो यहाँ पे भी हम कर लेते हैं, आंसर 30 हो जाएगा, बी सही हो जाएगा इसमें। एज पर मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 होगा ये तो, शायद 18 लिखा हुआ है। द डेफिनेशन ऑफ एन एम्प्लॉय इज वन हु डज वर्क generally of well-defined routine nature wherein major requirement is not so much of the judgment, skill and dexterity, but the proper discharge of duties assigned to him for a relatively narrow job and important decision are made others। न्यूनतम वेतन अधिनियम 1848 या 1948 देखना पड़ेगा के अनुसार एक कर्मचारी की परिभाषा है वह जो आम तौर पर अच्छी तरह से परिभाषित नियम प्रकृति का काम करता है। मुख्य आवश्यकता निर्णय कौशल एवं निपुणता की नहीं बल्कि अपेक्षाकृत संकीर्ण कार्य के लिए उसे सौंपे गए कर्तव्यों के उचित निर्वहन की और संपूर्ण निर्णय दूसरे लिया जाते हैं। इसकी डेफिनेशन मैंने 19 में देखा था, 19 का ही सब यही है। व्हाट इज द A semi-skilled worker is one who does work generally of defined routine nature, wherein major requirement is not so much the judgment, skill, and but for the proper discharge of duties assigned to him and relatively narrow job and where the important decision made by others। So सेमी स्किल की जो डेफिनेशन दी है वो मैंने पढ़ के सुनाई, हिंदी में पढ़ के सुनाता हूँ। एक अर्थ कुशल श्रमिक वह होता है जो आमतौर पर परिभाषित नियम प्रकृति का काम करता है जिसमें प्रमुख आवश्यकता निर्णय कौशल की नहीं, मतलब कोई बंदा जो है बहुत ज्यादा निर्णय कौशल वाला काम नहीं है और जब सिंपल काम करना है, बल्कि उसको सौंपे गए कर्तव्यों के उचित निर्वहन और आवश्यकता संकीर्ण काम की होती है जहां महत्वपूर्ण निर्णय दूसरे उधर लिए जाते हैं। यानी सेमी स्किल वर्कर क्या होता है, सेमी स्किल में कोई एक्सपीरियंस बहुत एक्सपर्ट बंदा नहीं चाहिए किसी काम के लिए, सिंपल एक वर्किंग करना है जो हल्का फुल्का, जो उसको जो काम बता दिया किसी कर्मचारी को वो कर ले उसको। लिमिटेड वर्क है जो बताया, जैसे हमारे ग्रुप डी में, जैसे रेलवे में होता है, ग्रुप डी में क्या होता है कि काम होता है उसको अपना डिसीजन नहीं लेना है, डिसीजन जो भी हायर अथॉरिटी लेती है, तो उसको सेमी स्किल्ड या अर्ध कुशल की डेफिनेशन बताइए, और यही इस सवाल में पूछा गया है, तो इसमें आपका आ जाएगा सेमी स्किल सी। सेमी स्किल की उन्होंने डेफिनेशन बताइए अंडर
फैक्ट्री अंडर मिनिमम वेजेस एक्ट में। Question 28 to prevent child labor in India, in which year the Child Labor Provision and Regulation Act was passed? भारत में बाल श्रम को रोकने के लिए बाल श्रम निषेध एवं विनिमय नियम किस वर्ष पारित किया गया है? 1986, 87, 88, 89। तो इसके अंदर बताया है कि ये जो अधिनियम है, द चाइल्ड लेबर प्रोविजन रेगुलेशन बिल 86, ये 1986 है। Having passed by the both House of Parliament, received the assent of the President on 23rd December 1986 and it came on the statute book और चाइल्ड लेबर ये कब से आया? तो ये 23 दिसंबर 1986 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा 1986 हो जाएगा। द चाइल्ड लेबर प्रोविजन रेगुलेशन एक्ट इज एग्जाम्पल ऑफ, किस चीज का एग्जाम्पल है ये? बाल श्रम निषेध एवं विनिमय अधिनियम 1986 किसका उदाहरण है? विनिमय श्रम विधान, सुरक्षात्मक श्रम विधान, कल्याण विधान। रेगुलेशन, लेबर लेजिस्लेशन, प्रोटेक्टिव लेबर लेजिस्लेशन, वेलफेयर लेजिस्लेशन एंड नन ऑफ दिस। इसके अंदर भी मैंने कुछ निकाला था। प्रोटेक्टिव लेबर लेजिस्लेशन इसमें बताया हुआ, द चाइल्ड लेबर प्रोविजन एंड रेगुलेशन एक्ट इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोटेक्टिव लेबर लेजिस्लेशन, मतलब सुरक्षात्मक संविधान। इसका सही आंसर जो होगा तो ये यहाँ बी सही हो जाएगा। इसमें प्रोटेक्टिव लेबर लेजिस्लेशन का मतलब बच्चों को सुरक्षा के संबंध में ये अधिनियम बना है, बच्चों की सुरक्षा का। Which of the following legislation applied to unorganized sector workers in India? निम्नलिखित में से कौन सा कानून भारत में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर लागू होता है? पहला है रेगुलेटिव लेबर लेजिस्लेशन, प्रोटेक्टिव लेबर लेजिस्लेशन, वेलफेयर लेबर लेजिस्लेशन, ऑल ऑफ देम। इसमें जो आंसर मैंने निकाला है इसमें भी वही बताया, इसमें चीजें कुछ अलग बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेशन अप्लाई टू अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स इन इंडिया? ऑल द एक्ट लाइक मिनिमम वेजेस एक्ट, चाइल्ड लेबर एक्ट और ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट आर एप्लीकेबल फॉर अनऑर्गेनाइज्ड लेबर्स। इसमें जो आंसर दिख रहा है वो ऑल लग रहा है, इसमें ऑल ऑफ द अबव। अब अगला क्वेश्चन आता है कि अनुकंपा आधार पर नियुक्ति किस मास्टर सर्कुलर में आती है? कंपोजिशन गवर्नर अपॉइंटमेंट, ये आप देखेंगे तो ये 16 नंबर का जो हमारा आता है इसमें मास्टर सर्कुलर, जो सीजी के ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं डिटेल में। तो 16 नंबर का मास्टर सर्कुलर है वो। हु इज द कंपेटेंट अथॉरिटी टू कंसिडर अपॉइंटमेंट इन लेवल 7 ऑन कंपोजिशन ग्राउंड? तो कंपोजिशन ग्राउंड के मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि अप टू लेवल 6 जो है डीआरएम कर सकते हैं, लेवल 7 का जो पावर है वो जीएम के पास पावर है। तो ये बी हो जाएगा, जीएम। हु इज द कंपेटेंट अथॉरिटी टू अप्रूव कंपोजिशन ग्राउंड अपॉइंटमेंट टू मैरिड डाटर? तो मैरिड डाटर, डाइवोर्सी डाटर के जो मामले हैं वो सारे सारे अब डीआरएम को डेलीगेट कर दिए हैं पावर। तो ये इसका आंसर डीआरएम हो जाएंगे। हाउ मच कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट इज गिवन टू एम्प्लॉय इफ ही इज ट्रांसफर्ड बियॉन्ड 20 किलोमीटर? यदि कोई कर्मचारी है उसका स्थानांतरण 20 किलोमीटर से अधिक दूरी पर हुआ है तो कितना प्रतिशत कंपोजिट ट्रांसफर दिया जाएगा? तो मूल वेतन का 80%। अंडमान निकोबार के लिए 100% है, बता दूं आपको। अगर कोई बाहर से अंडमान निकोबार ट्रांसफर हो रहा है तो, बाकी नॉर्मल केस में ये 80% है। Impositional appointment to eligible ward can be considered for after a lapse of at least। तो मेरे देखो क्वेश्चंस काफी सीजीओ के ऊपर आ रहे हैं, तो अच्छी बात है सीजीओ को मेरा वीडियो देख लें और एसबीएफ को मेरे वीडियो बनाया वो देख लें, तो काफी सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं इसमें। तो मैंने बताया हुआ इसके अंदर है कि कोई भी कर्मचारी है अगर वो लापता हो गया तो लापता होने के 2 वर्ष के बाद उसका सीजीए पे विचार किया जाएगा। कंडीशन ये है कि उसके रिटायरमेंट में कम से कम 2 वर्ष होने चाहिए, उससे अगर कम होगा तो नहीं होगा। तो इसमें लिखा हुआ है कि कितने वर्ष के बाद करेंगे, तो 2 वर्ष इसमें आ जाएगा। और हु इज नॉट एलिजिबल टू बी कंसिडर्ड फॉर सीजीए इन केस ऑफ डेथ ऑफ रेलवे सर्वेंट? रेलवे कर्मचारी की मृत्यु के मामले में सीजीए के लिए विचार किए जाने के कौन पात्र नहीं है? तो सीजीए जो मिलता है वाइफ, स्पाउस जो भी है, बच्चों को मिलता है, ठीक है ना। तो इसमें जो है वो मेरिड सन, मेरिड डॉटर, स्पाउस सभी को है, ये ब्रदर इन लॉ को नहीं मिलता है ये, ठीक है। ब्लड रिलेटिव जो नियर अपना जो ब्लड रक्त संबंधी संबंधी जो होते हैं उन्हीं को ही मिलता है।
Who is the competent authority to grant upper age relaxation into the ward of railway servant? इसमें कहा गया है कि रेलवे कर्मचारी के आश्रित को ऊपरी आयु छूट देने के लिए कौन सक्षम है? तो एक्चुअली नियम ये है कि जो कर्मचारी, जो अधिकारी उसको नौकरी देने में सक्षम है, वही ऊपरी छूट देने में सक्षम है। यानी अप टू लेवल 6 जो है वो डीआरएम अपॉइंटमेंट दे सकते हैं, तो लेवल 6 तक डीआरएम करेंगे छूट, और 7 के लिए जीएम अपॉइंटमेंट देते हैं तो जीएम करेंगे। और कुछ अप टू लेवल 6 में भी, जैसे क्लरिकल में जीएम के पास पावर है, तो वहां पे क्लरिकल में अगर जूनियर क्लर्क सीनियर क्लर्क देना है तो भी वहां जीएम करेंगे। तो यहाँ ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ मैं बता दूं कि जो एक्चुअल रूल ये है कि जो अपॉइंटमेंट दे सकते हैं वही अथॉरिटी जो अपर एज रिलैक्सेशन कर सकते हैं। तो यहाँ चूंकि डीआरएम ही आएगा तो डीआरएम इसमें आएगा। नई पेंशन योजना के टायर 1 के तहत कर्मचारी खाते में सरकारी योगदान गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन जो होता है एनपीएस में, वो कितना है? तो एम्प्लॉय का तो 10% होता है बेसिक प्लस डीए के ऊपर। गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन जो है 14% आ गया है। मैंने इसका नियम बताया था, ऑब्जेक्टिव कब से लागू हुआ ये भी मैंने बताया था। तो ये यहाँ पे 14 आंसर सही हो जाएगा। केंद्र सरकार में आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस जो वर्ग है के लिए आरक्षण का प्रतिशत कितना है? ईडब्ल्यूएस के लिए ये व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इन सेंट्रल गवर्नमेंट, ये हमारा जो आ जाएगा 10% इसमें आ जाएगा, 10% इसमें हो जाएगा। हाउ मच ड्रेस अलाउंस इज पेड टू आरपीएफ आरपीएसएफ ऑफिसर इन ए ईयर? आरपीएफ आरपीएसएफ के लिए जो है वो है 20,000 रुपया। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 20,000, जो इसका आंसर सही हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आज मेरा टाइम हो गया है, अभी मैं इससे ज़्यादा टाइम दे नहीं पाऊँ। नेक्स्ट मैं वीडियोस में बाकी क्वेश्चंस कराने की कोशिश करूंगा। तो इसी के साथ मैं आज का ये जो वीडियो बंद करता हूँ। मेरा वीडियो कैसा लगे प्लीज़ देखते रहिए, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब से मोटिवेशन हमको भी मिलता है। थैंक यू।